बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर डार्क रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिटेल डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन के ऊपर। लाइट रिएक्शन का जो मेन मकसद था वो क्या था? एसिमिलेटरी पावर बनाना। वो एसिमिलेटरी पावर आपके कितने थे? दो थे, एक एटीपी था और दूसरा NADPH+H था, है ना। यही दो थे और वो हमने लाइट रिएक्शन के अंदर बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे, इन दो एसिमिलेटरी पावर का, एक एटीपी का दूसरा NADPH+H का इस्तेमाल करके इनसे अब हम ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए, लाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट ना हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट का होना बहुत जरूरी था। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, ये जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन के अंदर होता है? तो ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, जबकि आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा वो ग्रेना के अंदर या फिर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। हम डार्क रिएक्शन को दूसरा कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। अब आप समझ तो गए होंगे क्योंकि कैल्विन बेंसन वो साइंसदान है जिसने सबसे पहले इस साइकिल को स्टडी किया था। अच्छा, इस साइकिल को दूसरा जो है, तीसरा जो है वो C3 साइकिल भी कहा जाता है। क्यों C3 साइकिल कहा जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहली प्रोडक्ट बनेगी, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी, उसके अंदर होते हैं 3 कार्बन, तो लिहाजा इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। तो इसके टोटल हो गए 4 नाम। इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है, इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि इस रिएक्शन के दौरान हम क्या करेंगे, वो एसिमिलेटरी पावर जिसका नाम ATP है और NADPH+H है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए और आपको हम खिलाएंगे ताकि आपके अंदर स्टेमिना आए मुझे सुनने का। अब ये कहता है कि इस पूरी कैल्विन साइकिल के अंदर टोटल 13 मेन रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए 11 एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक। अब हमने क्या किया हुआ है, ये जो 13 मेन रिएक्शंस हैं इनको 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो डार्क रिएक्शन के टोटल 3 जो हैं वो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ RUBP। इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। आपको पता है कि राइबुलोस एक 5 कार्बन की शुगर है। इस 5 कार्बन की शुगर पे कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए हमने इसका पूरा नाम क्या रख दिया, राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। अब ये आपकी केमिस्ट्री IUPAC है, आपने उसमें और भी बेहतर तरीके से ये नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ G3P, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है, मैं अंदर चल के आपको रिएक्शन की डिटेल में बताता हूँ। ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबुलोस 1 बाइफॉस्फेट का रीजनरेट होना। अब डार्क रिएक्शन के अंदर ये टोटल 3 स्टेप आते हैं, जिस तरह से आपने लाइट रिएक्शन के अंदर 4 पढ़े थे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोफॉस्फोरिलेशन और रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH। इसी तरह से डार्क रिएक्शन के ये 3 स्टेप हैं। बेटा देखो, डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आप लोगों के साथ 3 चीजें शेयर करना चाहता हूं, बस वो आप लोग अपने जहन में लाजमी बिठा दें, उसके बगैर मैं आपको ये डार्क रिएक्शन नहीं समझा सकता। क्लियर? अच्छा, एक मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना RUBP, आपने याद रखना है ये एक 5 कार्बन की शुगर है जो कि स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होती है। ये अपने जहन में आप बिठा लें। ये 5 कार्बन की क्या है, एक शुगर है जो कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, ऑलरेडी मौजूद होती है। कहाँ से आती है इसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा। वैसे तो सेल के अंदर बनती है, लेकिन कैसे बनती है वो भी मैं आपको इसका जवाब जब रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तो दे दूंगा। अभी जस्ट अपने जहन में इतना रखें कि स्ट्रोमा के अंदर ये 5 कार्बन की शुगर जो है वो मौजूद होती है। ये हो गई मेरी पहली बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस भी मॉलिक्यूल के एंड में आ जाए 8 ATE 8, तो समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसिड की। क्लियर? ये बात आपके जहन में रहेगी। जिस भी मॉलिक्यूल के आखिर में आ जाए 8 ATE 8, जैसे मैं कहूँ ग्लाइसरेट, अगर मैं एक लफ्ज ले रहा हूँ ग्लाइसरेट, तो समझो कि ये ग्लाइसरेट क्या है, मुझे बताने की जरूरत है कि ये ग्लाइसरेट क्या है। इसके आखिर में क्या आ रहा है, ATE 8, मतलब कि ये ग्लाइसरिक एसिड है। क्लियर हो गया? अच्छा,
जिसके आखिर में आ जाए अल्डिहाइड, ALDEHYED, अल्डिहाइड, तो समझो मैं किसकी बात कर रहा हूं, शुगर की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं ग्लाइसर अल्डिहाइड, तो समझ जाना कि मैं एक शुगर की बात कर रहा हूं। और जब भी कोई शुगर बनेगी तो आप समझना कि आपका ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर? जब भी ग्लाइसर अल्डिहाइड बनेगा, जब भी कोई शुगर बनेगी तो समझ जाना कि आपका ग्लूकोज बन गया। जिसके आखिर में अल्डिहाइड आ गया, समझो ग्लूकोज आपका बन गया। उसको रीअरेंज करके हम ग्लूकोज बना सकते हैं। अच्छा, तो ये दूसरी बात हो गई कि जिसके आखिर में आ जाए 8 तो समझो एसिड की बात हो रही है, जिसके आखिर में आ जाए अल्डिहाइड तो समझो शुगर की बात हो रही है। एक एक मिसाल भी दे दी। जैसे मैं बोलूं ग्लाइसरेट तो समझ जाना कि सर एसिड की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं ग्लाइसर अल्डिहाइड तो समझ जाना सर शुगर की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गई मेरी दूसरी बात। और जो मेरी तीसरी बात है वो ये है कि हम जब भी किसी एसिड को, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि हम जब भी किसी भी एसिड को रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस, यानी उसकी हम रिडक्शन करते हैं, उसके अंदर हम हाइड्रोजन आयन को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर हम डालते हैं, इसको रिडक्शन कहा जाता है। आप रिडक्शन किसे कहते हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी वक्त उसके अंदर आप हाइड्रोजन को जोड़ो, प्रोटॉन को जोड़ो, ये आपका रिडक्शन कहलाता है। तो किसी भी एसिड को जब आप रिड्यूस करते हो, जब आप उसकी रिडक्शन करते हो, तो याद रखना वो एसिड आपको शुगर बना के देता है। ये बात अपने जहन में बिठा ले लाजमी, ठीक है? आपने एसिड को रिड्यूस किया, वो आपको शुगर बना के देगा। आप किसी भी शुगर को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर किसी भी शुगर को आप ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो किसी भी शुगर की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो आपको क्या देता है? एसिड देता है। ये कुछ रूल्स हैं, आपने जो है वो याद रखने हैं। RUBP 5 कार्बन की एक शुगर जो कि स्ट्रोमा में ऑलरेडी मौजूद होती है, हम ये सारा रिएक्शन स्ट्रोमा में करेंगे। दूसरा, जिसके आखिर में आ जाएगा 8 समझो एसिड की बात हो रही है, जिसके आखिर में आ जाएगा अल्डिहाइड समझो शुगर की बात हो रही है। जब भी एसिड को रिड्यूस किया जाएगा, उसकी रिडक्शन की जाएगी, वो शुगर बना के देगा। जब भी शुगर की ऑक्सीडेशन की जाएगी, वो आपको एसिड बना के देगा। आज हम क्या देखेंगे कि हम आज एसिड को रिड्यूस करेंगे और आपको शुगर बना के देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर जब हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम शुगर को ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे एसिड बनेगा। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये हमारे बाद की डिस्कशन है, लेकिन आज मैं आपको एसिड को रिड्यूस करके शुगर बना के दिखाता हूं। अब ये बातें अगर आपके जहन में आ गई हैं तो ये रिएक्शन आप मिनटों के अंदर समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आओ स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये इन्वायरमेंट है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी और ये सारा का सारा स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पोर्शन है जहां पे ये कंप्लीट रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मौजूद है, क्योंकि बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था ना कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन होगा और जो ऑक्सीजन होगा वो हमें कहां से मिलेगा, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। याद है आपको जब मैंने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़वाया था, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। एक और बात आप लोगों से अभी मैंने की कि स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद होती है, एक 5 कार्बन की शुगर जिसका नाम क्या है, RUBP। ये कितने कार्बन की है बेटा, 5 कार्बन की है। यहां तक किस्सा समझ आ गया आपको। अब हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या करेंगे, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस RUBP के साथ फिक्स कर देंगे, इसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो आप फैसला करके बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितने हैं, 1। राइबुलोस बायोफॉस्फेट के अंदर कार्बन कितने हैं, 5। तो जब 1 और 5 कार्बन आपस में मिलेंगे तो टोटल कितने कार्बन वाला नया कंपाउंड बनना चाहिए, 6 कार्बन वाला नया कंपाउंड बनना चाहिए, है ना। तो पहले तो हम फिक्स करके देखते हैं कि फिक्स हो रही है नहीं हो रही है। देखो ये इसके अंदर हो गई फिक्स, और फिक्स होने के बाद जो मॉलिक्यूल बना उसका नाम है ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। क्लियर, क्या बना, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। अब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी आपने हमसे कहा कि CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन था, 5 कार्बन राइबुलोस बायोफॉस्फेट के अंदर मौजूद थे, तो 6 कार्बन का बनना चाहिए था। बनता है, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं,
बनता है, लेकिन बनते के साथ वो इतना अनस्टेबल होता है कि उसी वक्त टूट जाता है। टूट जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर, और उनका नाम क्या है, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। तो ये आगे मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है ना 2M, इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल। अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल कितने बन जाते हैं, टोटल 6 बन जाते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, वो इतना स्टेबल होता है कि इतना अनस्टेबल होता है कि वो उसी वक्त टूट जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर। अब मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये ग्लाइसरेट जो है ये कितने कार्बन का है, ये 3 कार्बन का, इसके आखिर में क्या आ रहा है 8, तो ये एसिड है या शुगर है? 100% ये एसिड है, ये एसिड है, और इस एसिड को हम करेंगे रिड्यूस और आगे चल के इससे हम बनाएंगे शुगर। अच्छा, अब आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp के साथ फिक्स किया था, इसे कहा जाता है कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ RuBp, यानी कि RuBp के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो इसके लिए हमें एक एंजाइम रिक्वायर्ड था, ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये काम एक एंजाइम ने किया। उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा रुबिस्को। ये बहुत बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर आया है कि डार्क रिएक्शन के अंदर जो कार्बोक्सिलेशन में एंजाइम यूज होता है RuBp के अंदर, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रुबिस्को है, ये आपने याद रखना है। तो रुबिस्को ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को राइबुलोस बायफॉस्फेट के साथ कर दिया फिक्स। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना था जो अनस्टेबल था, उसी वक्त वो टूट गया 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर, और उसका नाम क्या है, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, जो कि एक एसिड है। और हमने कहा था कि इसको दूसरा C3 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि पहली प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो ये पहली प्रोडक्ट बनी है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 3, तो इसलिए इसे C3 साइकिल कहा जाता है। क्लियर? अब ये है ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, और हम चाहते हैं कि हमें एल्डिहाइड मिले, हम चाहते हैं कि हमें शुगर मिले। तो मैं अब क्या करूं, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट के साथ कि मुझे शुगर दे। तो आप में से किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि एसिड को शुगर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम उसकी रिडक्शन करते हैं। तो भाई मैंने इसको बोला कि मैं आपकी रिडक्शन करने के लिए राजी हूं, आप मेहरबानी करके रिड्यूस होके आप मुझे शुगर बना के दे दें। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त थी। वो शर्त क्या है कि आप मुझे एनर्जी का मॉलिक्यूल देंगे, आप मुझे एनर्जी देंगे तभी तो मैं रिएक्शन करूंगा, तभी तो मैं रिडक्शन करूंगा। आप मुझे इलेक्ट्रॉन तो दें, आप मुझे प्रोटॉन तो दें, मैं राजी हूं रिएक्शन करने के लिए। मैं परेशान हो गया कि भाई मैं अब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन में कहां से लाऊं। तो याद रखो, जब हमने ATP बनाई थी तो इसके अंदर हमने अपने क्या लगाए थे, इलेक्ट्रॉन भी लगाए थे, अपने प्रोटॉन भी, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगा के ATP बनाई थी ना। तो मैं इसको ATP का मॉलिक्यूल दे दूंगा, और देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट के अंदर। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऊपर भी कितने मॉलिक्यूल थे, 2, तो यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, और ATP के भी मैं कितने मॉलिक्यूल दूंगा, 2 मॉलिक्यूल दूंगा, ठीक है। जैसे मैं 2 ATP के मॉलिक्यूल दूंगा तो इनका जो फॉस्फेट ग्रुप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी वाले हैं, वो जाके इसके कार्बन नंबर 1 पे लग जाएंगे, क्योंकि 3 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है। जो मैं ATP का फॉस्फेट दूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो जाके कार्बन नंबर 1 पे लग जाएगा, और नया मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट, और इसके कितने मॉलिक्यूल, 2। जब ATP से मैं एक ATP का मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ले लूंगा, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लूंगा, तो पीछे क्या बचेगा, ADP बचेगा, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल। ये यहाँ से निकल के चुप करके दोबारा कहाँ चला जाएगा, लाइट रिएक्शन के अंदर, और दोबारा चार्ज होके आएगा, दोबारा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोबारा प्रोटॉन लेके आएगा। यहाँ तक का किस्सा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल थे, इनको हमने रिड्यूस किया। रिडक्शन के लिए हमने ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया। 2 मॉलिक्यूल थे तो हमने ATP के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए। इनके जो प्रोटॉन थे, इनके जो इलेक्ट्रॉन थे, वो उठा के हमने अगले मॉलिक्यूल को दे दिया, और अगला मॉलिक्यूल बन गया ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट। 3 पे फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ था, ATP से जो फॉस्फेट निकाला वो जाके लगा कार्बन नंबर 1 पे, नया मॉलिक्यूल बन गया ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल। ADP यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल सीधा लाइट रिएक्शन में जाएगा, दोबारा चार्ज होके आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब हमने कहा था ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट से कि हम आपको ATP देंगे, आपको रिड्यूस हो जाना है और आपको शुगर बनानी है। क्या इसने शुगर बनाई? ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट, आपको शुगर कहीं नजर आ रही है? 8 लिखा हुआ है, इतना बड़ा शुगर तो इसने नहीं बनाई। तो क्या इसने धोखा किया हमारे साथ? नहीं, इसने कहा कि भाई ठंडे हो जाओ,
मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको शुगर बना के दूंगा, अभी तो आपसे मैं और एनर्जी लूंगा, अभी तो मैं आपसे और माल लूंगा, इतना आसानी से मैं अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला नहीं हूँ। मैंने इससे पूछा ग्लाइसरेट 1,3-बायोफॉस्फेट से, भाई आपको अब क्या चाहिए? इसने बोला मुझे दोबारा से एनर्जी दो, दोबारा से मुझे रिड्यूस करो, दोबारा से मेरी रिडक्शन करो, तो जब रिडक्शन करोगे मैं आपको शुगर बना के दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एतराज नहीं है, मैं आपकी दोबारा रिडक्शन करवा देता हूँ। मैंने एटीपी बुलाया और जब मैंने इसे एटीपी का मॉलिक्यूल दिया तो उसने एटीपी के मॉलिक्यूल को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भाई मुझे एटीपी नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? इसने कहा एटीपी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि ये मुझे रिड्यूस कर सके। तो मैंने कहा कि भाई फिर मैं क्या करूं? उसने कहा, मैंने कहा चलो मैं आपको 2 मॉलिक्यूल दे दूं एटीपी के। इसने कहा 2 दे दो। मैंने जब 2 दिए फिर भी ये रिड्यूस नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों भाई? तो इसने कहा कि भाई 2 के बराबर भी, 2 के अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं रिड्यूस हो सकूं। तो मैंने इससे कहा कि चलो अगर मैं आपको 3 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी दूं तो क्या आप रिड्यूस हो जाओगे? इसने कहा हाँ। अब मैंने कहा मैं इसको 3 एटीपी दूं, क्यों ना इसको मैं ऐसा मॉलिक्यूल दूं जो कि 3 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर होता है। आप सब लोगों को पता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो है NADH+H। ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 एटीपी मॉलिक्यूल के क्या होता है, बराबर होता है। भाई ये सही है ना, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओके ठीक है। तो जब ये मैंने NADPH+H का मॉलिक्यूल इसको दिया कि भाई आपने कहा मुझे 3 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर कोई मॉलिक्यूल दो, मैं अपने आप को रिड्यूस करूंगा और मेरा वादा इस बार मैं आपको शुगर भी बना के दे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप ले लो। अब जब ये मैं 3 वाला दे रहा हूं फिर भी ये नहीं ले रहा। भाई अब क्यों नहीं ले रहे? आपने तो कहा था NADPH मुझे दो, मैं ले लूंगा। उसने कहा मेरे अंदर जगह नहीं है कि ये जो NADPH के अंदर आपने ये जो प्रोटॉन चिपकाए हुए हैं ना, ये जो 2-2 प्रोटॉन, ये मैं कहाँ लगाऊं? मेरे अंदर जगह नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो आप भी कर सकते हो। आप ऐसा काम करो कि आपके अंदर ये जो कार्बन नंबर 1 पे जो फास्फेट लगा हुआ है ना, ये आप निकाल दो ताकि यहाँ से जो प्रोटॉन आए वो आपके पास मजे से लग जाए। इसने कहा हाँ ये आपने जो है वो मुझे अच्छा मशवरा दिया है। तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूल को छोड़ें, पहले ये देखें मैंने 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके यहाँ से निकाल दिए जो कि कार्बन नंबर 1 पे थे। 2 क्यों निकाले हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल भी कितने हैं? 2 हैं। तो मैंने यहाँ से 2 बाहर निकाला, एक से एक निकाला, दूसरे से दूसरा निकाला। क्यों निकाला मैंने इसको? क्योंकि जब मैं NADPH+H इसको दे रहा था ना, ये वाला मॉलिक्यूल जब मैं इसको दे रहा हूँ तो ये जो प्रोटॉन है ये लगने के लिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर लगने के लिए जगह नहीं थी। तो इसने क्या किया, अपने कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट लगा हुआ था उसको निकाल दिया। एक मॉलिक्यूल होता तो एक निकालता, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसने कितने निकाले? 2 निकाले। यहाँ तक का किस्सा समझ आ गया? अमूमन बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने ये फॉस्फेट क्यों निकाला, क्या जरूरत थी? ये वही शहबाज शरीफ वाली बात हो गई, मुझे क्यों निकाला? खैर अब वो तो करप्ट बंदा था इसलिए हमने उसको निकाला, लेकिन यहाँ पे ये बेचारा कुर्बानी देता है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इस वजह से भाई हमने आपको इसलिए निकाला, जवाब दे देते हैं इसको मिलके, हमने आपको इसलिए निकाला क्योंकि हमने आपके निकलने से हमें शुगर मिल रही थी, आपके निकलने से हमें फायदा हो रहा था। तो बहरहाल हमने क्या किया, फॉस्फेट को यहाँ से निकाल दिया और NADPH+H, अब ये जो HH हैं ये हमने प्रोटॉन जो हैं और इनके अंदर एनर्जी भी हमने पूरी डार्क लाइट रिएक्शन के अंदर इनको इलेक्ट्रॉन दे दे के तो ये बनाए। आप लोगों ने खुद देखा था ना, इलेक्ट्रॉन इनके पास हमने अमानत के तौर पे रखवाए थे, प्रोटॉन हमने इनके पास अमानत के तौर पे रखवाए थे। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे लेके हम अपनी ग्लूकोज बना रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम इनसे ले लेंगे और जो अगला मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा? ग्लाइसर अल्डिहाइड, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब मॉलिक्यूल बन गया, आपकी शुगर बन गई। और NADPH+H से जब हम प्रोटॉन ले लेंगे पीछे क्या बचेगा? NADP। ये यहां से निकल के सीधा कहां चला जाएगा? लाइट रिएक्शन में दोबारा चार्ज होके आ जाएगा, क्योंकि ये काम तो सारी जिंदगी प्लांट के अंदर चलता रहता है ना। बहरहाल ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, यानी हमारी शुगर बन गई, हम कामयाब हो गए शुगर बनाने में। 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे क्योंकि हम ऊपर से ही 2-2 मॉलिक्यूल, तो हर जगह आपने 2-2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना है। तो 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे 3-3 कार्बन के। अब ये जो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल शुगर के हैं, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन की एक शुगर है, अल्डिहाइड आ गया ना। तो ये दोनों अपने आप को रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद आपको ग्लूकोज बना के दे देंगे। बन गया भाई आपका ग्लूकोज। अब आप सारे ऐसा काम करो, ये ग्लूकोज खा लो, इसको यूटिलाइज करो ताकि आपका दिमाग काम करे और आगे जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूं वो आपको समझ आ जाए। पहले इसको खाओ आप, चलो ठीक है ओके। अब ये ग्लूकोज बन गया, इसके अंदर टोटल 6 कार्बन है। मैं आप लोगों से यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप सारे मिलके मुझे इसका जवाब देना
क्या प्लांट ग्लूकोज सिर्फ जिंदगी में एक बार बनाता है या हमेशा बार बार बनाता रहता है? भाई बार बार बनाता रहता है ना, अंडरस्टूड बात है। तो जब ये ग्लूकोज बार बार बनाता रहेगा तो क्या इस 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की रीजनरेशन जरूरी है या नहीं है? इसको बार बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो ये जो 6 कार्बन वाली शुगर जिसका ग्लूकोज का, जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे, एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल लेके अपने पास रख लेंगे, एक कार्बन वाली शुगर रख लेंगे और 5 कार्बन वाली शुगर, एक कार्बन वाली शुगर ले ली हमने, 5 कार्बन वाली शुगर उठा के किसको दे देंगे, RuBp को दे देंगे, ताकि ये 5 कार्बन वाली शुगर जाके RuBp बनाए और ये साइकिल सारी जिंदगी चलती रहे। देखो बेटा, जब मैं RuBp नहीं बनाऊंगा, राइबोलोज 1 बायोफॉस्फेट नहीं बनाऊंगा, तो आप मुझे थोड़ा सा खुद बताओ, आप खुद थोड़ा सा होशियार हो कि जब RuBp नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ फिक्स होगा? किसी के साथ बेटा फिक्स नहीं होगा। ना ये ग्लाइसरेट बनेगा, ना ये ग्लाइसरेट 1,3 बायोफॉस्फेट, ना ये शुगर बनेगी। तो अगर आप चाहते हो कि प्लांट सारी जिंदगी ये ग्लूकोज बनाता रहे तो RuBp का बार बार बनना जरूरी है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर टोटल 6 कार्बन होते हैं। हम क्या करते हैं, इससे एक कार्बन रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, एक कार्बन रख लेते हैं, 5 कार्बन हम उठा के किसको दे देते हैं, RuBp को। और ये फिर यहाँ में बीच में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कोई 11 एंजाइम्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फिर जाके ये RuBp का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आप मुझे बताओ कि एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल की कौन सी शुगर होती है? कोई भी नहीं होती। तो हमने तो शुगर बनानी है ना। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक साइकिल में आपको सिर्फ एक कार्बन मिल रहा है, तो आप कितनी साइकिलें चलाओगे? जब आप इसको दूसरी बार 2 साइकिल चलाओगे तो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का ग्लूकोज नहीं होता। आप ये साइकिल 3 बार चलाओगे तो 3 कार्बन, आप ये साइकिल 4 बार चलाओगे तो 4 कार्बन, आप ये साइकिल 5 बार चलाओगे तो 5 कार्बन, आप ये साइकिल 6 बार चलाओगे तो तब जाके आपका 6 कार्बन का एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और हर साइकिल के दौरान RuBp भी बनता जाएगा। तो काम ऐसा करना है कि वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ग्लूकोज भी बन जाए और RuBp भी बनता रहे। तो यानी एक पूरी साइकिल के अंदर आप देखते हैं कि हम सिर्फ ग्लूकोज के लिए एक कार्बन वाली शुगर को इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि 5 कार्बन वाली शुगर हम ऊपर दे देते हैं RuBp बनाने के लिए। फिर एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये टोटल साइकिल कितनी बार चलती है? 6 बार चलती है। उम्मीद है कि आपको ये सारा सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है, एक साइकिल के अंदर आपके 2 अच्छा एक और चीज भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ये 6 साइकिल वाली। अब ये जब हमने 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को जब RuBp के हवाले किया कि आप RuBp बना लो, 5 कार्बन को कहा कि जाओ आप RuBp बना लो, तो इसने कहा कि ऐसे नहीं बनाऊंगा, मुझे कुछ चाहिए। भाई क्या चाहिए आपको? मुझे ये चाहिए। इसने कहा कि मुझे भी एक ATP का मॉलिक्यूल दो, तब जाके आपको इस 5 कार्बन ने कहा, इसके भी नखरे हैं, कहा कि मैं आपको RuBp तो तब बना के दूंगा जब आप मुझे ATP का मॉलिक्यूल दोगे। जिस तरह से ग्लाइसरेट 3 फास्फेट ने कहा मैं रिड्यूस तब होऊंगा जब मुझे ATP दोगे, ग्लाइसरेट 1,3 बायोफॉस्फेट ने कहा मैं तब रिड्यूस होऊंगा जब आप मुझे NADPH+ दोगे। हर किसी की अपनी अपनी शर्तें हैं। इसने कहा कि भाई ग्लूकोज तो बन गया, साइकिल चलाना चाहते हो तो मुझे एक कार्बन दो, 5 से RuBp दोबारा बना लो। अब जब RuBp बना रहे हैं तो ये कह रहा है कि मैं भी तब बनूंगा जब मुझे आप एक ATP का मॉलिक्यूल दोगे। तो खैर हम इसको एक ATP का मॉलिक्यूल दे देते हैं। वैसे भी हम लाइट रिएक्शन में बहुत सारे बना के आए हैं और यहाँ से ADP का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये सीधा चला जाएगा लाइट रिएक्शन में, दोबारा चार्ज होके आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि एक साइकिल के अंदर आप देखो कितनी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। थोड़ा सा मेरे साथ कैलकुलेशन करवाओ। 2 ATP इस्तेमाल हुए यहाँ पे, ठीक, और एक ATP इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तो यानी कि एक साइकिल के अंदर टोटल कितने ATP लगे? 3 लगे। ठीक है, चलो एक साइकिल की बात कर रहा हूँ। NADPH देख लेते हैं कितने लगे। NADPH सिर्फ 2 ही लगे हैं एक साइकिल के अंदर। तो एक साइकिल के अंदर आपके 2 NADPH के मॉलिक्यूल लगे हैं। क्लियर? अब ये साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार। तो आप 3 को जो है वो 6 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। आप 2 को जो है वो 6 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। भाई जब एक बार साइकिल चली है तो कितने मॉलिक्यूल ATP के लगे हैं? 3 ना। और जब एक बार साइकिल चली है तो NADPH के कितने मॉलिक्यूल लगे हैं? 2। और टोटल साइकिल 6 बार चलनी है, क्योंकि 6 बार नहीं चलाएंगे ग्लूकोज नहीं बनेगा, RuBp नहीं बनेगा, साइकिल सही से नहीं चलेगी। तो आप हर इसको मॉलिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास ATP एक साइकिल में 3 है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 6
18, तो टोटल 18 मॉलिक्यूल एटीपी के इस्तेमाल हुए हैं। क्लियर। और इस तरह से NADPH एक साइकिल में 2 में, तो 6 में कितने इस्तेमाल होंगे, 2 6 12, तो टोटल 12 NADPH इस्तेमाल हुए हैं। ठीक। अब जितने ATP इस्तेमाल हुए हैं उतने जाहिर सी बात है ADP भी बनेंगे, तो ADP की अमाउंट भी कितनी होगी, 18 होगी। जितने NADPH+H बने हैं उतने आपके NADP भी बनेंगे, तो NADP की अमाउंट भी कितनी होगी, 12 होगी। तो देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 18 डायरेक्ट मॉलिक्यूल ATP के चाहिए और उसके साथ 12 मॉलिक्यूल हमें चाहिए NADPH+H बनाने के। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे आप बताओ कि NADPH+H का एक मॉलिक्यूल कितने एनर्जी के बराबर होता है, 3 के। तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 3 के साथ। 12 तिया 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यही होता है ना। तो यानी कि 36 इनडायरेक्ट ATP, आपको जो NADPH+H हम कहते हैं ना कि एक 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है, तो ये हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट ATP नहीं है, ये इनडायरेक्ट ATP है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए डायरेक्ट ATP कितने लगते हैं, फट से जवाब देना 18। आपसे पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए डायरेक्ट NADPH+ कितने लगते हैं, 12। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए इनडायरेक्ट ATP, इनडायरेक्ट कह रहा हूं, इनडायरेक्ट ATP कितने लगते हैं, तो आप 36 लिखोगे, क्योंकि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। NADPH का एक मॉलिक्यूल 3 के बराबर होता है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 36। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे ग्लूकोज बनाने में कितने ATP इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट, तो 18 और 36 को आपस में कर दो प्लस, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 54। ये आखिर में सारी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है ताकि आप लोग परेशान ना हो। देखो एक साइकिल के अंदर 3 ATP बनते हैं, टोटल 6 टर्न चलते हैं, तो ये बन गए 18 मॉलिक्यूल ATP के। जितने ATP बनेंगे उतने ADP बनेंगे, तो इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। 2 मॉलिक्यूल एक साइकिल के अंदर लगते हैं NADPH+H के, तो टोटल 6 साइकिलें चली हैं, तो 2 6 12 मॉलिक्यूल हो गए इसके। और एक साइकिल के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ, 6 के अंदर कितने होंगे, 6। तो आपसे पूछा जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 glucose molecule there are 6 carbon dioxide required, there are 6 carbon dioxide molecules are required, 6 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो टोटल ग्लूकोज बनाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ATP लगते हैं वो कितने लगते हैं, 54 लगते हैं। मैंने आपसे कहा ना, अब ये जो कैलकुलेशन आई ना, ये कैसे आई कि हमने कहा कि ये जो NADPH का मॉलिक्यूल है जिसके टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 12, एक कितने के बराबर है, 3 के, तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 36 और 18 को आप प्लस करोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको टोटल कैलकुलेशन समझ आ गई। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि टोटल डायरेक्ट ATP कितने हैं, 18, टोटल इनडायरेक्ट ATP कितने, 36, टोटल डायरेक्ट NADPH+H कितने हैं, 12। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ATP कितने लगते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 54। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और मैं आप लोगों की जान छोड़ता हूं। आप भी कह रहे होंगे कि सर जो है वो सरी खा गए हमारा। ओके, सबसे जो पहला स्टेप था वो था कार्बोक्सिलेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोक्सिलेशन का, जिसमें 5 कार्बन की शुगर का जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम राइबोलोस 1,5 बायोफॉस्फेट है, वो फिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम रुबिस्को है, आप लोगों ने खुद देखा। इन रिजल्ट नतीजे में एक शॉर्ट लिव्ड, मैंने कहा ना अनस्टेबल, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जो कि इमीडिएटली टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नाम ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में G3P भी कहा जाता है। ये स्टेप यहाँ पे हुआ खत्म। उसके बाद शुरू हो जाती है रिडक्शन ऑफ G3P। ये जो ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट है इसकी हम रिडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी भी एसिड को रिड्यूस करते हैं तो शुगर मिलती है और हम शुगर बनाना चाहते हैं। इस फेज में क्या होगा कि जो 2 मॉलिक्यूल होंगे ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट के, उनको हम रिड्यूस करेंगे। 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसरेट 1,3 बायोफॉस्फेट के अंदर, 2 मॉलिक्यूल किसके लगेंगे, ATP के लगेंगे। और जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा, ग्लाइसरेट 1,3 बायोफॉस्फेट। अभी तक ये एसिड की फॉर्म में, तो हम इसे दोबारा रिड्यूस करेंगे। तो जब हम इसे दोबारा रिड्यूस करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन इसके लिए इस बार हम ATP खर्च नहीं करेंगे, हम क्या खर्च करेंगे, NADPH+H खर्च करेंगे। और हम 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी बाहर निकाल रहे थे ताकि प्रोटॉन के लिए जगह बने, वो जाके इस मॉलिक्यूल के अंदर लगे। मैंने आपको रिएक्शन के अंदर समझाया है। उसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा था, वो था रिडक्शन ऑफ रीजनरेशन ऑफ RUBP। ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जाहिर सी बात है आप चाहते हो अगर साइकिल चलती रहे, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द कैल्विन साइकिल
वी हैव टू जनरेट आरयूबीपी, हमें बार बार आरयूबीपी को जनरेट करना पड़ेगा। वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल थे जिसके अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं 6। तो हम इससे ग्लूकोज बना सकते थे लेकिन हमने नहीं बनाया। हमने क्या किया, 5 कार्बन को हवाले कर दिया, 5 कार्बन को यूज किया रीजनरेट करने, आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए। इसके लिए हमें 1 मॉलिक्यूल एटीपी का खर्च करना पड़ा था, आपने साइकिल में देखा। नतीजे में हमने 1 मॉलिक्यूल को जो है वो साइकिल से बाहर निकाल के संभाल के रखा। अब अगर हम चाहते हैं कि 6 मॉलिक्यूल पूरे बने तो इस साइकिल को 6 टर्न लेने पड़ेंगे, केल्विन साइकिल को, फिर जाके आपका जो है वो आरयूबीपी बनेगा। उम्मीद है कि ये किस्सा आप लोगों को सारा का सारा समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपने ये पूरी साइकिल पढ़ी है ना, ये पूरी की पूरी मैंने साइकिल आपको समझाई है। इस पूरी साइकिल के अंदर आप लोग कहीं देख रहे हो कि डार्क रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की एवोल्यूशन हो। हालांकि लाइट रिएक्शन में आपने देखा था, तो फिर बाज औकात बच्चे कहते हैं कि सर डार्क रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ निकल रही है, आप लोग मुझे दिखाओ, अगर निकल रही है तो मुझे भी दिखाओ। पूरी साइकिल मैंने आपको समझाई है, कहीं भी बेटा नहीं निकल रही। तो वो लाइट रिएक्शन में निकलती है, जब मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। अच्छा, नोट के अंदर एक बात लिखी हुई है जो कि मैंने आपको अभी समझाई थोड़ी देर पहले, कि ये कहता है कि ये जो रीजनरेशन होती है ना आरयूबीपी की, इसके लिए 5 से 11 एंजाइम्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। बाज़ औक़ात कभी कभी आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से बन गया। जो कंप्लीट कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को दे दिया। जाते जाते आप लोगों से मैं एक और बात ये अर्ज करना चाहता हूँ। देखो, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको बुक पढ़ने में पहले थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। अब आप पढ़ के देखना, इंशाल्लाह हर जगह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मैंने साइकिल आप लोगों को समझाई है, इस साइकिल को आप YouTube पे सर्च करें, डिफरेंट टीचर्स के साथ आप इसको सर्च करें। हर टीचर आपको डिफरेंट तरीके से समझाएगा, लेकिन एट द एंड रिजल्ट वही होगा जो मैंने आपको दिया है। अब उनके समझाने का तरीका इतना मुश्किल है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। भाई, हमारा काम है कॉन्सेप्ट लेना, हमारा काम है चीजों को समझना। हमारा काम था ग्लूकोज बनाना, एटीपी को खर्च करके, एनएडीपी को खर्च करके, रिड्यूस करके, रीजनरेट करके, तीनों स्टेप को फॉलो करके। तो मैंने तीनों स्टेप को फॉलो किया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हर रिएक्शन समझाया है, हर चीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये वाला जो तरीका है जो मैंने अडॉप्ट किया है, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्टूडेंट को समझाने के लिए। आप यूट्यूब पे जाएंगे, हर टीचर इसे अपने अपने अंदाज में समझा रहा है, लेकिन रिजल्ट वही होगा जो मैंने दिया है। तो अब आप लोगों की मर्जी है, अगर आप मुझे सुन के समझना चाहते हैं तो ये समझ लें। थ्योरी व्यूरी हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। अगर आप मेरी बात नहीं समझते तो फिर आप किसी और लेक्चर को भी सुन के इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।